हेलो बच्चों, जय हिंद। जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग 12th के फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट स्थिर वैद्युत के कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर वैद्युत किस प्रकार के आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है। आपको मालूम है स्थिर वैद्युत में हम लोग किस प्रकार का आवेश, स्थिर आवेश यानी रुके हुए आवेशों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है स्थिर आवेश। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थिर वैद्युत के जनक हैं। स्थिर वैद्युत के जनक बाबू थेल्स हैं। स्थिर वैद्युत जनक कौन है, थेल्स। देखिए हमारे पास ये इनका फोटो है। थेल्स कहाँ के रहने वाले थे, यूनान के। यूनान के एक दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स, और इसलिए और इनके जिस स्थान पर इनका जन्म हुआ था उस स्थान का नाम था मिलेटस, इसलिए इनको किसके नाम से जाना जाता है, थेल्स ऑफ मिलेटस के नाम से जाना जाता है। थेल्स ऑफ मिलेटस। तो ये हमारा स्थिर वैद्युत के जनक हैं थेल्स। चलिए अगला हम लोग के पास क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युत को किस नाम से जाना जाता है। स्थिर वैद्युत में जो आवेश उत्पन्न होते हैं घर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए स्थिर वैद्युत को एक और नाम से घर्षण वैद्युत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश का मात्रक होता है। आपको मालूम बाबू आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है बाबू, कूलाम। तो आवेश का मात्रक हम लोग के पास क्या होगा, आंसर ए नंबर सही है, यानी कूलाम। आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक होता है ESU। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो आवेश का सीजीएस मात्रक ESU। एक कूलाम कितने ESU के बराबर होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, याद रखिएगा कि एक कूलाम जो होता है, एक कूलाम 3 × 10 के पावर 9 ESU के बराबर होता है। ESU सीजीएस मात्रक है, कूलाम SI मात्रक है। तो याद रखेंगे एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10 के पावर 9 ESU। और अगर यहाँ से हमको ESU का मान निकालना हो, ESU बराबर हो जाएगा 1/3, इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 10 के पावर -9 कूलाम। तो याद रखेंगे एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10 के पावर 9 ESU, और एक ESU किसके बराबर होगा, 1/3 × 10 के पावर -9 कूलाम। समझ में आई इतनी बात। चलिए अगला क्वेश्चन जो हम लोग के पास है, एक ESU किसके बराबर होगा। तो यहाँ से एक ESU किसके बराबर है, 1/3 × 10 के पावर -9, यानी हम लोग के पास इसमें कहीं ऑप्शन हाँ है, बी ऑप्शन सही है, 1/3 × 10 के पावर -9। और 6 का आंसर है एक कूलाम किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एक कूलाम किसके बराबर, 3 × 10 के पावर 9 ESU के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुआ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास क्या आता है, अगला क्वेश्चन है आवेश की विमा होती है। आवेश की विमा बाबू याद रखेंगे 80 कितनी होती है, 80। कई जगहों पर एक जगह पर आई देता है, तो इसलिए IT भी याद रखेंगे। आवेश की विमा कितनी होती है, 80 या IT। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल से संबंधित किसने नियम दिया था। तो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल से संबंधित किसने नियम दिया था, कूलाम ने। और कूलाम का नियम आपको याद है बाबू, ये 2 स्थिर आवेश हो। स्थिर आवेश के मतलब वैसे आवेश जो गतिशील नहीं है। तो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल से संबंधित किसने नियम दिया था, कूलाम ने नियम दिया था। और इनका मान लेते हैं, अगर यहाँ पे हमारे पास Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2 आवेश है, और इनके बीच की दूरी r है, तो इनका जो कूलाम बल जो था उसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है बाबू, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
बट्टा आर स्क्वायर, यानी ये कूलाम बल का फॉर्मूला है। यानी हम याद रखेंगे स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल से संबंधित किसने नियम दिया? कूलाम ने। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कूलाम बल का व्यंजक होता है, याद रखेंगे कूलाम बल का व्यंजक कितना होता है बाबू? तो याद रखेंगे यहाँ से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन क्या है? सही है। तो ए ऑप्शन सही है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति होती है। जब देख लीजिए यहाँ पे, अगर हमारे पास दोनों आवेश प्लस प्लस हो, यानी ये कैसे हैं? समान प्रकृति के। दोनों आवेश माइनस माइनस हो तो कैसे होंगे? समान प्रकृति के। लेकिन अगर एक आवेश प्लस हो और एक आवेश माइनस हो तो क्या कहेंगे? इनको विजातीय आवेश। और याद रखेंगे विजातीय आवेशों के बीच हमेशा कौन बल लगेगा? आकर्षण बल। विजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल लगेगा बाबू? आकर्षण बल। और सजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल लगेगा? विकर्षण बल। हमेशा याद रखेंगे सजातीय आवेशों के बीच लगता है विकर्षण, विजातीय आवेशों के बीच लगेगा आकर्षण। तो कह रहा है विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति होती है। विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे उनके बीच हमेशा कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? सबको याद है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यानी हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है? बी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निर्वात की परावैक्यता एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? ये सबको याद है निर्वात की परावैक्यता एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी हमारे पास आंसर इसका हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है एप्सिलॉन नॉट की बीमी सूत्र होता है। तो बीमी सूत्र के लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमें याद है कूलाम बल जो होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमको मान किसका चाहिए बाबू? एप्सिलॉन नॉट का। तो अगर यहाँ से मैं एप्सिलॉन नॉट निकाल दूँ, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? मैं इसको यहाँ भेज देता हूँ तो ये हो जाएगा 1/4 पाई हो जाएगा बाबू। इधर हमारे पास क्या है? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? और हमारे पास F बचा, F को मैं नीचे ला देता हूँ, 1/ क्या हो गया? F हो गया। अब हम लोग को इसका बीमा निकालना है। तो बीमा क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की हमको क्या चाहिए? बीमा चाहिए 1/4 पाई, यानी अंक की कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है। अब हमारे पास बचा Q1, यानी Q क्या है? आवेश। और अभी हम लोगों ने पढ़ा आवेश की बीमा होती है AT। 2 बार है तो 2 बार मैंने क्या लिख दिया? AT लिख दिया। नीचे हमारे पास क्या है बाबू? R। R क्या होता है? दूरी। दूरी यानी लंबाई, और लंबाई की बीमा क्या होती है? L। कितनी बार हो जाएगी? L कितनी बार बाबू? 2 बार हो गई। ठीक है। आगे क्या है? 1 है। 1 की कोई बीमा नहीं होगी तो फिर मैं बल की बीमा कहाँ लिख देता हूँ? नीचे। और बल की बीमा आप लोग को याद करनी पड़ेगी। बल की बीमा कितनी होती है? mLT-2। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऊपर हमारे पास क्या आ गया बाबू? एप्सिलॉन नॉट की बीमा में ऊपर आया A² T² 2 बार हो गया बाबू। नीचे हमारे पास क्या आ रहा है? L 2 बार 3 बार आ रहा है L। तो कितना हो गया? L 3 हो गया।
और हमारे पास क्या आ रहा है बाबू, टी कितनी बार है, माइनस यहाँ पे क्या है 2 है। बीमा में क्या करते हैं, सभी राशियों को ऊपर भेज देंगे और जब भी राशि को ऊपर भेजेंगे उनका पावर चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाले क्या हो जाएंगे प्लस। तो देखिए क्या हो जाएगा बाबू, m ऊपर जाएगा m का पावर -1, l ऊपर जाएगा l का पावर -3। अगर हमारे पास t ऊपर जाएगा -2 है, ऊपर 2 है तो ये माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो t का पावर कितना हो जाएगा, 2 यहाँ 2 यहाँ, कितनी हो जाएगी बाबू 4, और हमारे पास क्या रहा a²। तो ये हम लोग के पास आंसर आया ml का पावर -3, m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 4a², यानी ऑप्शन नंबर। दिक्कत यहाँ तक। चलिए एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बाबू, एक कूलाम आवेश में उपस्थित रहने वाले इलेक्ट्रॉन की क्या निकालनी है, संख्या। यानी हमारे पास आवेश कितना है, 1 कूलाम है, और उसमें किसकी संख्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू, फार्मूला यूज करेंगे, Q बराबर कितनी होती है, N इंटू में E होती है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास कह रहा है कि आवेश का मान कितना दिया है, 1 कूलाम दिया। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आवेश के जगह पर लिख लेंगे 1, कोई दिक्कत यहाँ तक, बराबर N, यानी हम लोग को इलेक्ट्रॉन की क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है, N हो गया। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, आवेश है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितनी होती है बाबू, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस क्या होती है, 19 होती है। यहाँ से हम क्या करेंगे, n का मान निकालने के लिए, n का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं बाबू, यहाँ पे मान रखते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 1/1.6, इसको मैंने नीचे ला दिया, 1.6 गुणे 10 के पावर कितना हो गया बाबू, माइनस का 19 हो गया। अब हम क्या करते हैं, n बराबर यहाँ रखते हैं 1/1.6। मैंने क्या किया, इस पावर को ऊपर भेज दिया, तो कितना हो गया, माइनस पावर जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, माइनस ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर 19 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, लास्ट लाइन यहाँ पे मान रखेंगे। अगर मैं क्या करूँ, इसको यहाँ पे रख दूँ, कितना बाबू, 1 0 यहाँ भेज देते हैं, 10/1.6 गुणे 10 के पावर, देखिए 19 पावर था, 1 0 मैंने इसको दे दिया, कितना हो गया, 10 के पावर 18, यानी यहाँ आ जाएगा 10 के पावर 18। अगर आप इसको भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी याद रखेंगे, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग के पास सही है बाबू, देखते हैं। हम लोग के पास ऑप्शन है 6.25, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है हम लोग के पास, डी ऑप्शन क्या है, सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास क्या आ रहा है, अगला क्वेश्चन आ रहा है बाबू, इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश सबको मालूम है 1.6 गुणे 10 के पावर -19, यानी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सही है। वायु का आपेक्षिक परावैद्युता होता है, ये याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपसे पूछे वायु का पूछेगा तो वायु के लिए याद रखेंगे आपेक्षिक परावैद्युता ER का मान होता है 1। कोई दिक्कत। अगर जब भी आपसे अधातु पूछे, अधातु का आपेक्षिक परावैद्युता याद रखेंगे ER का मान 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक। और जब आपसे पूछेगा किसका बाबू, धातु का, कोई भी धातु हो उसके लिए ER का मान याद रखेंगे अनंत। इन 3 में से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। वायु का आपेक्षिक परावैद्युता 1 याद रखेंगे, अधातु का 1 से अधिक, और
धातु का हमेशा अनंत होता है, आपेक्षिक पर होता है। तो हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, एक बार हम लोग देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग के पास आएगा, कह रहा है वायु का आपेक्षिक परावैयुता होता है। तो याद रखेंगे वायु का आपेक्षिक परावैयुता कितना होता है, 1 होता है। कह रहा है अधातु यानी विद्युत रोधी पदार्थ जिससे धारा का प्रवाह नहीं होता, उसका आपेक्षिक परावैयुता का मान होता है 1 से अधिक। कितना होगा बाबू, हम लोग याद रखेंगे कितना होता है, 1 से अधिक होता है। और धातु का अपेक्षिक परावैयुता याद रखेंगे, धातु का अपेक्षिक परावैयुता हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, क्या होगा बाबू, अनंत। कोई दिक्कत, अपेक्षिक परावैयुता ER का मान याद रखेंगे वायु के लिए या निर्वात के लिए 1, और धातु के लिए 1 से अधिक, और धातु के लिए अनंत होता है। चलिए अगला हम लोग के पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, यदि 2 आवेशों की बीच की दूरी 2 गुनी कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। अब याद रखें बाबू, हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 आवेशों की बीच की दूरी 2 गुनी कर दिया जाए, यानी R का जो मान होगा 2R कर दिया है तो कितना गुना हो जाएगा। आपको याद है बाबू F का मान कितना होता है, F का मान होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, F का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितनी होती है, R²। कोई दिक्कत है बाबू। और अगर हमारे पास दूरी को 2 गुना कर दिया जाएगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, यानी नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ऊपर 1 रहेगा, यानी ये कितना हो जाएगा बाबू, 1 कितना गुना हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। यानी अगर हम क्या कर दें, 2 आवेशों की बीच की दूरी 2 गुनी कर दें, जितना गुना कहेगा उसका स्क्वायर लिख लेंगे, और दूरी हमेशा नीचे है इसलिए कितनी हो जाएगी, 1/4 गुना। यदि 2 बिंदु आवेशों को पहले वायु तथा फिर के परावैयुता वाले माध्यम में रखा जाता है तो लगने वाले बलों का अनुपात होगा। यानी क्या कह रहा है, पहले हमको 2 आवेशों को कहाँ रखना है, वायु में। तो वायु में रखेंगे तो क्या होगा बाबू, यानी वायु में रखने के बाद जो हमारे पास मान आएगा F का कितना आएगा, देखते हैं। वायु में रखने पर जो F जो होता है, मान लेते हैं पहली बार बल लग रहा है, इसका मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा R²। ठीक है। और दूसरी बार कह रहा है कि यदि हम इसी को किस में रख दें, इसी को रख दें हम बाबू के परावैयुता वाले माध्यम में, यानी इसको मान लेते हैं F2 और इससे इसका अनुपात निकालते हैं तो इसका मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और परावैयुता का मान कितना दिया है बाबू, के, यहाँ पर रख देंगे Q1 Q2 बाई R²। देखिए क्या क्या कट रहा है, यहाँ से देखिए हमारे पास 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट से ये खत्म हो गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 खत्म हो गया, R² से R² खत्म हो गया, R कहाँ चल जाएगा, ऊपर, यानी K/1, यानी मान आ जाएगा बाबू यहाँ से K/1 हो जाएगा। यानी परावैयुता का मान अगर हमको के रखे हैं तो ये जो होता है बलों का मान बढ़ जाएगा, यानी इसका आंसर होगा K/1, यानी ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यानी 21 क्वेश्चन तक समझ में आया। चलिए इसको मैं छोटा कर देता हूँ। और आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या आ रहा है। कह रहा है बाबू रैखिक आवेश घनत्व होता है। याद रखेंगे रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है बाबू, प्रति एकांक लंबाई में। याद रखेंगे हमारे पास रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है बाबू, ये होता है प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश।
प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश। प्रति एकांक, एकांक मतलब बट्टा के नीचे, प्रति एकांक लंबाई में जितनी क्या पाई जाती हैं, आवेश पाई जाती हैं, उसी को क्या कहा जाता है, रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व किससे लिखते हैं बाबू, लैम्डा से। यानी हमारे पास आया आवेश Q और बट्टा में क्या आ जाएगा, लंबाई, यानी Q/L। ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी सही। कोई दिक्कत। अगला कह रहा है क्षेत्रफली आवेश घनत्व होता है। क्षेत्रफली आवेश घनत्व क्या कहता है बाबू, इसको हम लोग सिंबल सिग्मा से सूचित करते हैं और इसका मान होता है प्रति एकांक किसमें बाबू, क्षेत्रफल में जो आवेश होता है। प्रति एकांक किसमें, क्षेत्रफल में जो आवेश होता है उसको क्षेत्रफली आवेश घनत्व कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यहाँ से क्या आएगा, आवेश को हम लोग किससे लिखते हैं बाबू, Q से। एरिया यानी क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं, A से, यानी Q/A। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, A नंबर क्या है, सही। ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, तो ये याद रखेंगे प्रति एकांक आयतन में जो क्या होता है आवेश, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आयतन आवेश घनत्व। यहाँ से इसको हम लोग रो से सूचित करते हैं। रो बराबर क्या हो जाएगा, प्रति एकांक किसमें बाबू, आयतन में जितना क्या होगा आवेश होगा उसको हम लोग बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रही है। तो देख लीजिए, आवेश को किससे लिखते हैं बाबू, Q से। आयतन को किससे लिखते हैं, V से। Q/V यानी ऑप्शन नंबर C क्या है, सही। कोई दिक्कत। तो रैखिक आवेश घनत्व क्या होगा, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश। क्षेत्रफली आवेश घनत्व क्या होगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश। आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश। अब देखते हैं विद्युत द्विध्रुव के दो आवेश होते हैं, यानी इसके लिए क्या करेंगे बाबू, हम लोग के पास अगला जो क्वेश्चन है, तो विद्युत द्विध्रुव पहले मैं आपको समझाता हूँ। विद्युत द्विध्रुव के लिए क्या करते हैं, दो आवेश लेते हैं, दो आवेश, और शर्त है कि दोनों आवेश का परिमाण समान होना चाहिए। यानी ये भी अगर Q है तो ये भी क्या होना चाहिए, Q होना चाहिए। लेकिन इनकी प्रकृति अलग अलग होनी चाहिए। प्रकृति यानी बाबू, यानी एक अगर धन आवेश है तो एक कौन आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। चलिए ये मैंने मान लिया ऋण आवेश, ये मान लिया मैंने कौन बाबू, धन आवेश। और याद रखना है हमेशा इनके बीच की दूरी कितनी मानी जाती है, 2L मानी जाती है। तो ये जो सिस्टम बना उसी सिस्टम को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। कोई दिक्कत। तो विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या हुआ, कहिएगा समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश अल्प दूरी पर स्थित हों, इस प्रकार बना व्यवस्था विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यानी अब क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश होते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश जो होते हैं बाबू, देखिए विपरीत प्रकृति के होते हैं और साथ ही साथ समान परिमाण के होते हैं। यानी हम लोग के पास ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी क्या है, सही है। सबको इतनी बात समझ में आ रही है। यानी विद्युत द्विध्रुव में दो जो आवेश होंगे उनका परिमाण समान होगा परंतु प्रकृति क्या होगी, अलग होगी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बाबू, इसको हम लोग सूचित करते हैं P से। कोई दिक्कत। इसमें क्या करते हैं, किसी एक आवेश का हम परिमाण लिख लेंगे। किसी एक आवेश का परिमाण यानी क्या आ जाएगा बाबू, Q, और इनके बीच की जो दूरी है, दूरी कितनी है बाबू, 2L। इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वही कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी P बराबर आएगा Q इंटू में 2L, यानी P बराबर Q इंटू में 2L, यानी ऑप्शन नंबर B क्या है, सही है। कोई दिक्कत है यहाँ, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। P बराबर क्या आ गया, 2QL लिख सकते हैं। और याद रखेंगे बाबू, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये याद रखेंगे कैसी राशि होती है,
सदिश राशि होती हैं और इनकी जो दिशा होती है यानी कहाँ से कहाँ बाबू, ऋण आवेश से किसकी ओर, धन आवेश की ओर। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। कोई दिक्कत? तो क्या क्या सीखे? विद्युत द्विध्रुव क्या है, यानी समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश अल्प दूरी पर स्थित हों तो इनके कारण जो व्यवस्था बनेगी यानी जो सिस्टम बनेगा वो सिस्टम विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है? जो विद्युत द्विध्रुव बना उसमें से किसी एक आवेश को ले लेंगे और उनके बीच की जो क्या है, दूरी है, दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा बाबू, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। और सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर से किधर होनी चाहिए? इसकी दिशा याद रखेंगे ऋण आवेश से किसकी ओर, धन आवेश की ओर होती है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? बहुत बढ़िया। आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक और बीमी सूत्र क्या होगा। तो याद रखेंगे बाबू, हम लोग के पास विद्युत द्विध्रुव निकला था P = 2QL। कोई दिक्कत? अब हम इसका मात्रक निकालते हैं तो हमारे पास जो मात्रक निकलेगा, अंक का तो कभी मात्रक होगा नहीं, आवेश, और आवेश का मात्रक हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है बाबू, कूलाम। और L क्या है, लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है बाबू, मीटर। कोई दिक्कत? कूलाम इंटू में मीटर, यानी ये इसका क्या निकल गया, मात्रक। और बीमा आपको याद होगा, कैसे बीमा निकालेंगे, कूलाम। कूलाम का जो यानी कूलाम क्या है, आवेश का मात्रक, और आवेश की बीमा क्या होती है बाबू, 80। और इंटू में क्या है, मीटर। मीटर यानी कौन सी मात्रा है, लंबाई, और लंबाई की बीमा क्या होती है, L। यानी याद रखेंगे हमारे पास क्या निकला बाबू, यहाँ से निकला LTA। क्या हमारे पास कहीं पर m मतलब यहाँ पर कोई द्रव्यमान की बात हो रही है, नहीं, तो m के जगह पे हम लिख लेंगे m⁻0, यानी यहाँ हमारे पास कोई भी द्रव्यमान की बात नहीं हो रही है, यानी निकल गया m⁻0 LTA। मात्रक निकला कूलाम मीटर, बीमा यानी ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो एक बार मैं इसको छोटा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब तक हम लोगों ने कहाँ तक बाबू, क्वेश्चन नंबर 28 तक पढ़ लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग के पास अगला क्वेश्चन कितनी आ रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1d/, के बराबर होता है। याद रखेंगे d/, क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। और याद रखेंगे बाबू कि 1d/, जो होता है, एक जो d/, होता है बाबू, एक d/, और एक d/, बाबू याद रखेंगे 1/3 गुणे 10 के पावर -29 कूलाम मीटर के क्या होगा, बराबर। याद रखेंगे cm, सेंटीमीटर नहीं है, कूलाम मीटर के क्या होगा, बराबर होगा। यानी 1/3 गुणे 10 के पावर -29। ऑप्शन नंबर कितना सही है, सी सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। देखिए बाबू, इसके लिए हम लोग याद रखेंगे कि जो हमारे पास पहले जो क्वेश्चन दिया है उसमें दिया इलेक्ट्रॉन की स्थिति में कूलाम बल। कूलाम बल यानी हम लोग के पास आकर्षण बल लग रहा है आवेशों के बीच, यानी F, और हम लोग मान लिया कि ये जो बल लग रहा है कूलाम बल है, यानी FC। ये जो मान होता है आप लोग पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 कितनी होती हैं, r²। और दूसरा हम लोग के पास क्या दिया है, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी F हमने क्या मान लिया, G मान लिया। इसका जो मान होता है बाबू वो कितनी होती है, तो इसका मान हम लोग याद रखेंगे। यहाँ से आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा, G
m1 m2 बाई कौन बाबू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है बाबू 9 गुणे 10 के पावर 9। कोई दिक्कत? उसके बाद देखते हैं क्यू, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19। ठीक है बाबू, इसका हमको क्या लिखना है Q1 Q2 दो बार आवेश है, तो इसका हमने क्या कर दिया स्क्वायर। कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए अब नीचे हम लोग मान रखते हैं। हम लोग के पास क्या दिया है बाबू जी क्या होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान होता है 6 कितना होता है बाबू 6.67 गुणे 10 के पावर -11। कोई दिक्कत? m1 m2 यानी द्रव्यमान, और किसका द्रव्यमान बाबू इलेक्ट्रॉन का 9.1 गुणे 10 के पावर कितनी होती है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 या एक ही बस लिख दिए हैं 10 के पावर माइनस क्या होता है बाबू 31 और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए सब अंक को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, यहाँ से पावर बस देख लेते हैं। पावर आसपास जो आएगा वही क्या है सही है। यहाँ पे अगर मैं पावर की बात करूँ तो 10 के पावर कितना आ जाएगा, चलिए पहले देख लेते हैं एक बार। ये हो जाएगा 9 बाबू, कोई दिक्कत है? इसका मान क्या आया 9, और ये देखिए 2 बार हो जाएगा 1.6 गुणे 1.6। पावर देख लेते हैं बाबू 19 है, ये पहले लिखिए 19 है, 2 बार लिख देंगे तो 10 के पावर हो जाएगा माइनस का 19 दूना कितना होता है 38। अब देखिए इसके बाद ये है 10 के पावर 9। ठीक है बाबू, नीचे क्या आया 6.67, ये 2 बार आ जाएगा 9.1 गुणे 9.1, ये कितना है बाबू 10 के पावर -11, और ये कितना हो जाएगा 10 के पावर, ये हो जाएगा बाबू 10 के पावर 31 दूना कितना होता है 62। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, अंक को मैं छोड़ देता हूँ, ये आप याद रखेंगे कैसे मान निकालेंगे। देखिए ऊपर क्या हो जा रहा है, ऊपर देख रहे हैं तो 10 के पावर कितना हो रहा है बाबू, ऊपर अगर हम लिखें इनका मान तो 10 का पावर हो जाएगा -38 इंटू में 10 के पावर 9 इंटू में ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू +11, और अगर ये 62 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -62 था, ऊपर आया तो +62। अगर इन पावर को सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा, देखिए 62 और 9 कितना हो जाएगा 71, और 71 और 11 कितना हो जाएगा 82, 82 में से कितना निकल जाएगा माइनस यानी 38 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 44 के आसपास। और जब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो इसको दे देंगे, तो ये जो मान आ जाएगा ये लगभग में, यानी इन सबको सॉल्व करने के बाद जो मान आएगा 4.1 गुणे 10 के पावर कितना आएगा बाबू 42 आएगा। तो आप ऑप्शन याद रखिएगा, यानी जब भी हम लोग कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल का रेशियो निकालते हैं हमेशा 10 के पावर 42 वाला ऑप्शन क्या होता है सही होता है। तो यहाँ से हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू 4.1 गुणे 10 के पावर 42। आप इन सब को सॉल्व कीजिएगा, और यहाँ जो 10 के पावर 44 आया है 2 जीरो इसको दे देंगे और नीचे वाले से भाग देंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा मान आएगा। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये हम लोग का था स्थिर वस्तु के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।